फिल्म की शुरुआत 1995 के मुंबई से होती है, जहां समुद्र किनारे एक शांत और घना अंधेरा माहौल है। एक आदमी खामोशी से बांसुरी बजा रहा है और स्क्रीन पर एक कांच की बंदूक व बेरियम में तैरती मछलियां नजर आती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच शाहिद कपूर की एंट्री होती है, जो गिटार बजा रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर उन्हें फोन आने की सूचना देता है। शाहिद फोन पर बात करते हैं, जहां उन्हें कहीं बुलाया जाता है। पहले तो वो मना करते हैं, पर दबाव मिलने पर फोन कट जाता है। नाराज होकर शाहिद अपने दोस्तों और छोटू पर चिल्लाते हैं कि उन्होंने फोन क्यों आने दिया। वो डराने के लिए गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन तभी उनकी दादी फरीदा जलाल पीछे से आती हैं और जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती हैं। शाहिद और उनके दोस्त दादी का मजाक उड़ाते हैं, जिससे गुस्सा होकर दादी सबकी पिटाई कर देती हैं। सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे की चाबी दादी के पास ही होती है। आखिर में शाहिद कपूर को लेने खान साहब नाना पाटेकर गाड़ी लेकर आते हैं और शाहिद उनके साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। शाहिद कपूर एक खतरनाक सुपारी किलर की भूमिका में है। जब नाना पाटेकर उन्हें किसी को खत्म करने का काम सौंपते हैं, तो शाहिद थोड़े तंजिया लहजे में पूछते हैं, आप ये रोज रोज क्यों किसी को मरवाते हो? हमें अगले दिन अखबार में देखना पड़ता है कि हमने किसको मारा। जब वो पूछते हैं कि इस बार शिकार कौन है, तो नाना पाटेकर सस्पेंस बनाए रखते हैं और कुछ नहीं बताते। शाहिद सुपारी स्वीकार कर लेते हैं और नाना वहां से चले जाते हैं। अगला दृश्य एक सिनेमा हॉल का है। फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच बहस चल रही है कि फिल्म में कौन सा सीन रखना है और कौन सा नहीं। तभी अचानक पर्दे पर फिल्म बदल जाती है। डायरेक्टर हैरान होकर पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और शाहिद कपूर की एंट्री होती है। एंट्री होते ही हिंसा का तांडव शुरू हो जाता है। शाहिद प्रोड्यूसर के गुंडों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं और अंत में उस्तरा लेकर प्रोड्यूसर की ओर बढ़ते हैं। अचानक हथियारबंद आदमी शाहिद को घेर लेते हैं, लेकिन शाहिद खौफ खाने के बजाय मुस्कुराते हैं और अकेले ही सबको धूल चटा देते हैं। जब शाहिद कपूर एक टेबल पर बैठे होते हैं, तभी घायल प्रोड्यूसर पीछे से उन पर वार करने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त नाना पाटेकर खान साहब की एंट्री होती है और वो प्रोड्यूसर को गोली मारकर शाहिद की जान बचा लेते हैं। नाना पाटेकर, यार कितनी बार तेरी जान बचाऊं? चल अब थैंक यू बोल। शाहिद कपूर प्रोड्यूसर की तरफ इशारा करते हुए, अभी वो जिंदा है, उसे गोली मारो। नाना पाटेकर, चल तू मार। शाहिद कपूर, नहीं आप मारो खान साहब। जैसे ही प्रोड्यूसर अपनी जान बचाकर भागते हुए थैंक यू कहता है, खान साहब उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद नाना पाटेकर शाहिद के माथे पर अपनी बंदूक टिकाते हैं और वफादारी का वचन मांगते हैं। शाहिद कपूर का वादा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपका वफादार रहूंगा। सिनेमा हॉल में प्रोड्यूसर का काम तमाम करने के बाद शाहिद कपूर अपनी बेपरवाह दुनिया में लौटता है। वह अपने दोस्त से दो टूक कहता है, अब बहुत तलवे चाट लिए अमीर लोगों के, अब अपने लिए काम करेंगे। पासपोर्ट तैयार है, फिजी जाएंगे। जब दोस्त उसे याद दिलाता है कि जुम्मे तक उसकी अय्याशी के लिए लड़की बुक है, तो शाहिद साफ कर देता है कि वे हफ्ते के दिन ही निकलेंगे, पर अगला ठिकाना फिजी ही होगा। दोस्त के शक करने पर वो वादा करता है कि वो अपनी बात से नहीं मुकरेगा। तृप्ति डिमरी के साथ पहला सामना। जैसे ही शाहिद अपने कमरे में दाखिल होता है, उसका सामना हीरोइन तृप्ति डिमरी से होता है। बातचीत कुछ इस तरह बढ़ती है, शाहिद, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? इतना नाश्ता रखा है, सब ठंडा हो गया होगा। हीरोइन, मैं इफ्तारी करके आई हूं। शाहिद चौंक कर, तुम रोजे से हो? हीरोइन, मैं रमजान के पूरे रोजे रखती हूं। शाहिद, रोजे में काम भी करती हो? हीरोइन, अकेली हूं तो करना ही पड़ता है। शाहिद उसकी सादगी और तस्वीरों से अलग दिखने वाले रूप को देख ही रहा होता है कि तभी वह लड़की एक ऐसा सवाल करती है जो माहौल बदल देता है। आप सुपारी का कितना लेते हैं? शाहिद जब पूछता है कि टारगेट कौन है, तब लड़की 4 नाम लेती है। 1 जलालुद्दीन शाह, 2 इंस्पेक्टर पठारे, 3 सरकारी वकील अंजुम अंसारी, 4 शंकर पासवाड़े। इन नामों को सुनकर शाहिद सन्न रह जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वह अपने आदमी छोटू पर बुरी तरह भड़क जाता है। तू किसको लेकर आ गया? एल्बम में तो ये नहीं थी। वो लड़की को वहां से तुरंत भगा देता है और अपने दोस्तों को उनकी लापरवाही के लिए जमकर लताड़ता है। वो गुस्से में उन्हें चेतावनी देता है, ये तुम्हारी सिक्योरिटी है, किसी दिन कोई आएगा और मुझे ठोक कर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगले सीन में सुबह होते ही शाहिद कपूर अपनी छत पर टहल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर नीचे चाय की दुकान पर पड़ती है, जहां तृप्ति डिमरी अभी भी बैठी हुई है। शाहिद, छोटू से, ये अभी तक गई नहीं? छोटू, भाई आप कहो तो अपने आदमी भेजकर हटवा दूं? शाहिद, नहीं रहने दे, खुद ही चली जाएगी। वहीं नीचे चाय वाला तृप्ति को चाय देता है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। शाहिद छत से ये सब देख रहे होते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगला सीन एक कोठे का है, जहां अरुणा ईरानी शाहिद कपूर का स्वागत करती हैं। वहां डांस का प्रोग्राम होना है, लेकिन मुख्य डांसर कोठे की मालकिन जिद पर अड़ी है। जब तक रोमियो नहीं आएगा तब तक मैं नहीं नाचूंगी। शाहिद कपूर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो सही कहती है। इसके बाद शुरू होता है एक धमाकेदार आइटम डांस, जिसमें शाहिद कपूर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। दृश्य 3 डील और सुपारी।
डांस खत्म होने के बाद शाहिद कपूर अपने बाथटब में बैठे हैं। तृप्ति अभी भी नीचे ही बैठी इंतजार कर रही है। छोटू भाई अब तो ऊपर बुला लो, नहीं तो इसकी मजार यहीं बनवानी पड़ेगी। तृप्ति को ऊपर बुलाया जाता है। वो अपने साथ सोने के जेवरों का ढेर लेकर आती है और उन्हें शाहिद के पैरों में रख देती है। तृप्ति सबसे पहले इंस्पेक्टर पठारे को मारना है। वो इंस्पेक्टर के बारे में सारी जानकारी देती है। जब शाहिद पूछता है कि लिस्ट में और कौन है तो वो उन चारों के नाम बताती है। जलाल का नाम सुनते ही कमरे में सब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। शाहिद ये जलाल इंसान नहीं जानवर है। अगर उसे खबर हो गई कि मुंबई में कोई उसकी सुपारी लेकर घूम रहा है तो इतने टुकड़े करेगा कि घरवाले भी नहीं पहचान पाएंगे। दृश्य 4 फीस और शर्त। तृप्ति पास रखी रिवॉल्वर की तरफ देखकर कहती है, बचाओगे? शाहिद बचाएंगे जरूर, पर चलाएगी कैसे? सिखाएगा कौन? तृप्ति तुम सिखा दो। शाहिद सिखा दूंगा लेकिन फ्री में नहीं। क्या देगी? तृप्ति जो चाहे ले लो। शाहिद सोएगी मेरे साथ? तृप्ति हाँ सोंगी। ये सुनते ही शाहिद सबको बाहर निकाल देता है। वो तृप्ति के सारे जेवर वापस उसके हाथ में रख देता है और संजीदगी से कहता है, शरीफ घर की लगती हो, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहां से उठा ले, चली जाओ यहां से। इतना सुनते ही तृप्ति फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी की शुरुआत एक दुखद मोड़ से होती है जहां तृप्ति घर जाकर गले में फांसी का फंदा डाल लेती है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं एक स्कूल का क्लासरूम जहां लड़कियां पढ़ाई और मौज मस्ती कर रही हैं। बाहर से एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए हवा में फूल उड़ा रहा है और लड़की भी जवाब में फूल उड़ाती है। ये एक मासूम लव स्टोरी है, लेकिन तभी टीचर लड़के को फ्लाइंग किस देते हुए पकड़ लेती है। जवानी और वो शरारत वक्त बदलता है, दोनों बड़े हो जाते हैं। एक म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान उनकी नजरें मिलती हैं। फिर 90 के दशक का वो दौर दिखाया गया है जहां पूरा परिवार एक ही टीवी पर फिल्म देख रहा है। अचानक लाइट कटती है और हीरोइन चुपके से हीरो को किस कर लेती है। जब लाइट आती है तो हीरो के गाल पर लगी लिपस्टिक सब पोल खोल देती है। घर की एक बड़ी औरत ये देख लेती है और हीरो को एक जोरदार तमाचा रसीद कर देती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब अमीरी गरीबी के बीच लड़की का बाप शर्त रखता है, 6 महीने में 50,000 रुपए कमा कर लाओ। हीरो बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि वो ये काम 3 महीने में ही कर देगा। अपनी मेहनत से वो पैसे कमा कर लौटता है और आखिरकार दोनों का निकाह हो जाता है। दोनों अपनी नई जिंदगी की खुशी खुशी शुरुआत करते हैं। कहानी का अगला दृश्य। दरवाजे पर दस्तक होती है और तृप्ति जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने का मंजर देख वो हैरान और हक्का बक्का रह जाती है। दरवाजे पर 2 लोग उसके पति को लगभग घसीटते हुए सहारा देकर खड़े हैं। उसके पति की हालत मरणासन है, चेहरा सूजा हुआ है और शरीर का हाल बता रहा है कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। घबराहट में तृप्ति उन लड़कों से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? ये सब कैसे हुआ? उन लड़कों के साथ एक डॉक्टर भी मौजूद है। वे लड़के डॉक्टर से कहते हैं, चलिए डॉक्टर साहब अपना काम शुरू कीजिए, इनका इलाज कीजिए। डॉक्टर स्थिति को देखते हुए तृप्ति से कहते हैं, जल्दी से थोड़ा गर्म पानी लेकर आइए। तृप्ति बदहवास हालत में रसोई की तरफ पानी लेने भागती है। तभी वे दोनों गुंडे तृप्ति को डराते हुए कहते हैं, पता है भाभी, शंकर भाई जो कि इस इलाके के डॉन हैं, वो खुद अपनी आलीशान स्टीम कार में आपके पति को छोड़ने आए हैं। वो कभी किसी के लिए इतना नहीं करते, लेकिन आपके पति को बस 2 थप्पड़ क्या पड़े, शंकर भाई का दिल पसीज गया और वो खुद इन्हें यहाँ छोड़ने आ गए। इतना कहते ही वे गुंडे तृप्ति को जबरदस्ती पकड़कर खिड़की के पास ले जाते हैं। नीचे सड़क पर डॉन शंकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा है। वे गुंडे जबरदस्ती तृप्ति का हाथ उठाकर उसे नीचे खड़े शंकर को बाय करने के लिए मजबूर करते हैं। नीचे से शंकर ऊपर की तरफ इशारा करता है, जिसे देख दोनों गुंडे तृप्ति को बाय भाभी कहकर वहां से निकल जाते हैं। तृप्ति बुरी तरह डरी हुई है और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना एहसास जरूर है कि कुछ बहुत बुरा और भयानक घट चुका है। वह कांपते कदमों से अपने पति के पास जाती है और उनके सिर पर अपना हाथ रखती है। जैसे ही उसका हाथ पति के जख्मों को छूता है, पति दर्द के मारे चीखने और चिल्लाने लगता है। उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। अपने जीवन साथी को इस बेबसी और दर्द में देखकर तृप्ति का संयम टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने पति के हर जख्म और दर्द का गहरा एहसास हो रहा है। अगले सीन में मुंबई की गलियां दिखाई जाती हैं। तृप्ति और उसका पति घर पर बैठे हुए हैं। अब तृप्ति के पति की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन तृप्ति अभी भी सन्नाटे सदमे में है। उसका पति उसे सच बताता है कि वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है। यह सुनकर तृप्ति उससे पूछती है कि यह सब उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। पति जवाब देता है कि वो उसे पाना चाहता था और एक ईमानदारी की नौकरी में वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता। वो मेहर के पैसे कहां से लाता, वो बस तृप्ति को हासिल करना चाहता था। तृप्ति गुस्से में उठ जाती है और कहती है, अब तुमने मुझे पा लिया, अब मैं जा रही हूँ। इस पर उसका पति उसे आगाह करता है कि उसे नहीं पता कि ये अंडरवर्ल्ड के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई उन्हें छोड़कर जाए।
तृप्ति कहती है कि वो ये गुनाह की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तृप्ति को पता चलता है कि उसका पति शहर के बड़े डॉन जलाल भाई के लिए काम करता है तो वो उसे अल्टीमेटम देती है, तुम दोनों में से एक को चुन लो, या मुझे या जलाल भाई को। पति कहता है कि ठीक है, वो कोशिश करेगा। तृप्ति उसे चेतावनी देती है कि अगर वो नाकाम हुआ तो वो उसे खुद जान से मार देगी। अगले सीन में दोनों साथ हैं। तृप्ति नमाज पढ़कर दुआ मांगती है और अपने पति पर दम करती है, दुआ पढ़कर फूंकती है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है। जब पति घर से बाहर जाने लगता है तो वो पूछता है कि कब तक पता चलेगा। वो जवाब देता है, शाम तक। तृप्ति चौंक कर कहती है, शाम तक? तब पति बताता है कि स्पेन का टाइम हमसे 4 घंटे आगे चलता है। यह कहकर वो घर से निकल जाता है। सीन की शुरुआत एक घरेलू माहौल से होती है जहां तृप्ति सिलाई कर रही है। अचानक आई एक आवाज उसे नीचे दुकान तक ले जाती है, जहां एक फोन उसकी दुनिया उजाड़ देता है। उसके पति की नृशंस हत्या हो चुकी है। तृप्ति का विलाप और उसका सदमा उसकी बेबसी को दर्शाता है। पराठे और षड्यंत्र। अदालत में केस एक नया मोड़ लेता है। वकील का दावा, महबूब की हत्या एक फेक एनकाउंटर थी क्योंकि वो जलन की नौकरी छोड़ना चाहता था। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पाथरे, जिन्हें वकील मजाक में पराठे कहते हैं, पर जलन के इशारों पर काम करने का आरोप लगता है। विपक्षी वकील महबूब को एक खतरनाक शार्प शूटर साबित कर देता है, जिससे तृप्ति पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी हार साफ दिखने लगती है। कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां मुंबई के एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में तृप्ति अब अफसा के नाम से काम कर रही है। यहाँ उसकी मुलाकात शाहिद कपूर और उसके दोस्तों से होती है। शाहिद और अफसा के बीच की बातचीत में कड़वाहट और गहराई दोनों है। जब शाहिद कहता है कि गोली चलाना आसान नहीं होता, लोग पतलून गीली कर देते हैं, तो अफसा का जवाब, मैं पतलून नहीं पहनती, उसके फौलादी इरादों को जाहिर करता है। अफसा को शाहिद की गाड़ी की डिग्गी में एक रिवॉल्वर दिखती है, जो उसके मकसद को और हवा देती है। क्लब का सीन। रेस्टोरेंट क्लब में गाना चल रहा है, जहां इंस्पेक्टर पाथरे आता है। अफसा अपने पर्स से पिस्तौल निकालकर इंस्पेक्टर को मारने ही वाली होती है, तभी वेटर से टकराने और चाय गिरने की वजह से शोर मच जाता है। पैसे देने की जल्दबाजी और वेटर की टोका टोकी के बीच इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठकर निकल जाता है। अफसा अब सिर्फ एक बेबस विधवा नहीं, बल्कि एक शिकारी है जिसका निशाना वो इंस्पेक्टर है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। वहीं शाहिद की एंट्री कहानी में किसी बड़े मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। मैं कल ही इसका दूसरा भाग अपलोड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।